बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में मैं गोवर्धन शर्मा आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय का छठा अध्याय केंद्र सरकार हम पढ़ रहे थे। उसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका हमने पढ़ ली थी और न्यायपालिका हमारे चल रहा था। न्यायाधीशों के ऊपर कौन कौन से प्रतिबंध होते हैं, उनकी कुछ उन्मुक्तियाँ क्या है, उनके अधिकार कौन से हैं, वो हम पढ़ रहे थे। और अपीलीय क्षेत्राधिकार हमें पढ़ना था। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो है वो हमने पढ़ लिए थे न्यायालय के। सर्वोच्च न्यायालय जो है इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के साथ संविधान ने अपीलीय क्षेत्राधिकार जो उसको प्रदान किए हैं और यह भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय होता है। इसे समस्त राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। हमने देखा कि न्याय व्यवस्था जो है वो किस प्रकार की है, एकीकृत न्याय व्यवस्था है और एकीकृत न्याय व्यवस्था होने से सर्वोच्च स्तर पर जो है वो तो है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। इसके बाद जो है वो आता है हमारा उच्च न्यायालय जो प्रत्येक राज्य के अंदर होता है या 2-3 राज्यों का मिलाकर भी एक हो सकता है। और नेक्स्ट जो है थर्ड नंबर का वो है हमारे जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय वगैरह। ठीक है। तो जितने भी उच्च न्यायालय हैं, इन उच्च न्यायालय के अंदर अगर किसी कानून की या किसी विषय के ऊपर सुनवाई हो रही है तो इसके विरुद्ध, ठीक है, इसके विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है किसको, सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 भागों में हम बांट के पढ़ सकते हैं: संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी और विशिष्ट मामले। संवैधानिक मामले जो है इसके अंदर यह है कि संविधान के अनुच्छेद 132 के अनुसार उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न चिन्ह है तो उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में भी की जा सकती है। अगर उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि कोई भी जो विवाद उच्च न्यायालय के अंदर आया है वो किससे संबंधित है, मूल अधिकार से या संविधान की व्याख्या से संबंधित है, तो वह जो वाद है उसे कहां, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर दायर किया जा सकता है। उस वाद को या उसके अपील जो है सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। नेक्स्ट जो आता है वो है दीवानी मामले। इस संबंध में मूल संविधान के अंदर ये व्यवस्था की गई है कि उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में केवल ऐसे ही दीवानी विवाद जो है उनकी अपील की जा सकती है जिनमें विवादाग्रस्त राशि जो है 20,000 रुपए से अधिक हो। किंतु 1973 में हुए 30वें संविधान संशोधन, जो 30वां 13 नंबर का अमेंडमेंट बिल आया, संविधान संशोधन संबंधी बिल जो आया, उसमें अनुच्छेद 133 को जो है संशोधन कर दिया और उक्त राशि को 20,000 से हटा दिया गया और ये निश्चय किया गया कि सभी दीवानी विवादों की अपील जो है सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। जब भारत का संविधान, मूल संविधान बना, उसके अंदर जो है इस विवादास्पद राशि की जो संख्या थी वो कितनी तय कर रखी थी, 20,000 रुपए। लेकिन 1973 के अंदर जो 30वां संविधान संशोधन हुआ 133वें अनुच्छेद के अंदर, तो उसमें तय किया गया कि जो 20,000 की राशि है ना, इस 20,000 की राशि को हटा दो और दीवानी संबंधित जितने भी मामले हैं वो सीधे कहाँ प्रस्तुत किए जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जो है इनकी अपील की जा सकती है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आते हैं फौजदारी मामले। फौजदारी के क्षेत्र में उन विवादों को उच्च न्यायालय में निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, जिनमें कौन कौन से हैं। नंबर 1 तो है उच्च न्यायालय के ने नीचे के न्यायालय के ऐसे किसी निर्णय को रद्द करके अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया हो जिसमें नीचे के न्यायालय ने अभियुक्त को अपराध मुक्त कर दिया था। नीचे का न्यायालय का मतलब हुआ ये हमारी व्यवस्था, 1 सर्वोच्च न्यायालय, 2 के अंदर उच्च न्यायालय और 3 के अंदर जो है अधीनस्थ न्यायालय वगैरह। यहाँ जो जिला न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय या सत्र न्यायालय है, यहाँ किसी जो व्यक्ति है जिसके ऊपर अपराध, जिसको अपराधी बनाया गया है या वहां उसके दोष के ऊपर यहाँ के न्यायाधीश ने, किसने, यहाँ के न्यायाधीश ने तो उसे दोष मुक्त कर दिया। ठीक है, कि इस व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है ये क्या है, अपराधी नहीं है। लेकिन जो प्रतिवादी है यहाँ पे, ठीक है, वो इस वाद को उच्च न्यायालय के अंदर दायर करता है। ठीक है, इस अधीनस्थ न्यायालय के, जिला न्यायालय के, सत्र न्यायालय के वाद के विरुद्ध जो है वो अगर इसको उच्च न्यायालय के अंदर इस वाद को दायर करता है और उच्च न्यायालय, यहाँ तो उसको क्या किया गया,
उसको बरी कर दिया कुल मिला के, ठीक है। लेकिन यहाँ इससे ऊपर वाली जो अदालत उच्च न्यायालय यहाँ इसको किसी प्रकार से दोष मानते हुए और इसको सजा दे दी जाएगी, ठीक है, मृत्युदंड दे दो या फांसी दे दो, कुछ भी। तो ये जो व्यक्ति जिसको सजा दी गई है ये इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय के अंदर वाद दायर कर सकता है। ऐसा तो क्या है नंबर 1 व्यवस्था, ठीक है। नंबर 2 है उसके अंदर है उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालय में चल रही किसी वाद को अपने यहाँ लेकर अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया हो। उच्च न्यायालय जो है जो राज्य का होता है, इस राज्य के न्यायालय ने किसी जिला न्यायालय से या किसी अधीनस्थ न्यायालय के अंदर चल रहे वाद को उठा के अपने पास ले लिया हो। जैसे वही व्यवस्था 1 2 3 वाली, ठीक है। यहाँ किसी प्रकार का वाद चल रहा है और उच्च न्यायालय ने जो है इस वाद को कहाँ बुला लिया कि जो वाद है इसको कहाँ भेजा जाए, उच्च न्यायालय के अंदर भेजा जाए और यहाँ इस अभियुक्त को क्या दे दे, मृत्युदंड दे दे, सजा के तौर पे क्या दे दे, मृत्युदंड दे दे। तो यहाँ जिसको मृत्युदंड दिया है उस व्यक्ति को कहाँ, उसकी जो वो वाद है उसको सर्वोच्च न्यायालय के अंदर ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय। इसके अलावा जो है तीसरा है उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि मामला सर्वोच्च न्यायालय के अपील के योग्य है। कोई मामला है जिसके अंदर दोनों ही परिस्थितियां नहीं हुई, नंबर 1 भी नहीं हुई, नंबर 2 भी नहीं हुई और उच्च न्यायालय ने अगर ऐसा कर दिया कि ये जो मामला है ये सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जा सकता है, तो उन मामलों के ऊपर सुनवाई करने का अधिकार भी किसका है, सर्वोच्च न्यायालय का होगा। तो इस प्रकार से इसके फौजदारी मामले जो भी हुए। और नंबर 4 जो है वो है विशिष्ट मामले। तो विशिष्ट जो इसमें कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जो उपयुक्त श्रेणी में नहीं आते लेकिन उनमें सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। अतः अनुच्छेद 135 के अंदर जो है ये प्रावधान किया गया है या सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर वह भारत के अन्य किसी न्यायालय अथवा न्याय मंडल के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान कर दे। अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार जो है वो भी इनके क्षेत्राधिकार में आता है। तो संविधान के अनुच्छेद 136 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं भी यह अधिकार प्राप्त है कि वह सैनिक न्यायालय को छोड़कर भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपने यहाँ अपील की अनुमति दे सकता है। उसकी यह शक्ति पर कोई संवैधानिक प्रतिबंध नहीं है। किसी भी न्यायालय के अंदर किसी भी प्रकार की सुनवाई चल रही हो और सर्वोच्च न्यायालय को अगर ऐसा लगे सैनिक न्यायालय के अलावा, तो वो इन सभी वाद को जो है अपने पास बुला सकता है, अपने यहाँ उसकी सुनवाई कर सकता है, यहाँ अपील करने की अनुमति दे सकता है। उसे सारी जो है संविधान संबंधी उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, स्वतंत्रताएं उसको सारी प्राप्त है। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है उसके पास। संविधान जो है इसमें सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी जो है प्रदान किए हैं। अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न पैदा हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वह उस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर होगा। ऐसा कोई मामला आ जाए जब राष्ट्रपति को लगे कि संविधान से संबंधित है या कानून से संबंधित है, किसी विधि का मामला है और उसकी व्याख्या करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अंदर या सर्वोच्च न्यायालय से जो है परामर्श मांग सकता है। न्यायालय को परामर्श को स्वीकार करे या नहीं करे ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के अंतर्गत है और इसमें अभिलेख न्यायालय जो है यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया है। अभिलेख न्यायालय के 2 आश्रय हैं। प्रथम तो यह है कि इस न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे और इन्हें किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। साक्ष्य के रूप में किस प्रकार, जैसे किसी भी न्यायालय के अंदर किसी प्रकार की सुनवाई हुई और उस सुनवाई के अंदर जो निर्णय लिए गए उन निर्णयों को कानून मान के किसी दूसरे न्यायालय के अंदर जो है उन्हें साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, उनकी प्रस्तुति पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाएगा। द्वितीय है कि इस न्यायालय के द्वारा न्यायालय अवमानना के किसी भी प्रकार को दंड किया जा सकता है। मौलिक अधिकार की रक्षा करना सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य कर्तव्य है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार जो है वर्तमान में 7 हैं। मूल संविधान में कितने थे? 7 थे। 7 में से संपत्ति का जो अधिकार है हमारा, उसको मूल या मौलिक अधिकार जो है उन मौलिक अधिकारों में से हटा के कहाँ ले गया? कानूनी अधिकार में। ठीक है,
और यहाँ पहले अनुच्छेद 31 में था, अब यहाँ कौन से में आ गया, 300 के अंदर आ गया। अब वर्तमान के अंदर कितने हो गए, 6 मौलिक अधिकार जो है हमारे पास रह गए, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेके और 35 तक वर्णित हैं। न्यायालय जो है मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण के लेख भी जारी कर सकता है। ये 5 प्रकार के लेख या रिट बोलते हैं इसे, ये रिट जारी करने का अधिकार जो है किसको है, सर्वोच्च न्यायालय को है। संविधान का संरक्षण और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है वो भी किसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के संरक्षण का कार्य भी प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय को कानून की वैधानिकता की जांच करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 131 और 32 में सर्वोच्च न्यायालय को संघीय तथा राज्य सरकारों के द्वारा निर्मित विधि के पुनरावलोकन का अधिकार भी देता है। यदि संघीय संसद या राज्य विधानमंडल संविधान का अतिक्रमण करते हैं या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध विधि का निर्माण करते हैं तो संघीय संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित ऐसी विधि को सर्वोच्च न्यायालय अवैधानिक घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहते हैं। अब हम देखते हैं एक बार न्यायिक पुनरावलोकन है क्या। हमारे यहाँ पर 2 प्रकार की व्यवस्थापिकाएं हैं, ठीक है। ये व्यवस्थापिका कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की, संघीय, इसे हम केंद्रीय भी बोल सकते हैं, और एक है राज्य, इसे हम प्रांतीय बोल सकते हैं, ठीक है। 2 प्रकार की व्यवस्थापिकाएं हो गई, संघीय व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्थापिका। और व्यवस्थापिका को क्या अधिकार प्राप्त है, कानून निर्माण संबंधी, कानून निर्माण संबंधी अधिकार किसको प्राप्त है, व्यवस्थापिका को। अब इन दोनों व्यवस्थापिकाओं के द्वारा कोई ऐसा कानून का हो सकता है, संघीय व्यवस्थापिका जो संघ सूची के रूप में कानून बना रही है और राज्य व्यवस्थापिका जो राज्य सूची के विषय पर कानून बना रही है, और इन दोनों व्यवस्थापिकाओं के द्वारा किसी रूप में संविधान का अतिक्रमण किया जा रहा है, मतलब संविधान के विरुद्ध जाके अगर वो कानून बना रहे हैं, या फिर व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार हैं, इन मौलिक अधिकारों की जो है क्या हो रही है, ये उसके बाधित हो रहे हैं। जैसे अभी थोड़े समय पहले एक विवाद भी चला था आधार को लेके, जो व्यक्ति की प्राइवेसी जो है उसको क्या करता है, लेग करता है, व्यक्ति के जो जीवन जीने का अधिकार है उसको क्या करता है, वो बाधित करता है, उसकी स्वतंत्रता जो है उसको बाधित करता है। तो आधार जो है इसके ऊपर भी एक प्रकार से क्या कर दिया था कि सभी जगह ये बाध्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार का अगर कोई कानून आता है तो उसे क्या कहा जा सकता है, न्यायालय जो है हमारा सर्वोच्च न्यायालय, इसके द्वारा इसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। और असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार होगा कि किस आधार पर किया जाएगा कि ये क्या हो रहा है, संविधान के क्या है, विरुद्ध है। तो संविधान के विरुद्ध होने की कंडीशन के अंदर संघीय व्यवस्थापिका या राज्य व्यवस्थापिका के द्वारा कोई कानून बनाया जा रहा है जो संविधान का अतिक्रमण कर रहा है या संविधान के विरुद्ध है, व्यक्ति की जो मूल अधिकार है उनको बाधित कर रहा है, तो उसे जो है क्या कर सकता है, असंवैधानिक घोषित कर सकता है। और इसे ही क्या कहा जाता है, इस असंवैधानिक घोषित करने को न्यायिक पुनरावलोकन कहा, न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। ओके, धन्यवाद। इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो आप देखें, इसके परीक्षाओं में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। धन्यवाद।